हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ अ सप्लाई। ठीक है, yesterday we have finished what is a law of a supply and their assumptions. So today I am going to start what is a exception to law of a supply. ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि लॉ ऑफ सप्लाई के क्या एक्सेप्शन है। सो व्हाट इज अ एक्सेप्शन। देखो, हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ डीओ में भी एक्सेप्शन पढ़े थे, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शन है। टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू स्टडी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ अ सप्लाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ अ सप्लाई। देखो बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि जो प्राइस है, प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। मींस व्हाट? एज द प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज सेलर वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। टू अर्न द हाई प्रॉफिट ही वांट टू सेल द मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। ठीक है, तो हाई प्राइस पे हाई क्वांटिटी सप्लाई करेगा। एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल, ultimately supply also be fall. So low price low supply, high price high supply. So law of supply state that direct relation between the price and quantity supply, price of the commodity and quantity supply of the commodity. तो उसके बीच में कैसा रिलेशन है? मीन्स डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो कल हमने ये पढ़ा था और उसके एजम्पशन फिनिश किए थे। बट इन द केस ऑफ एक्सेप्शन द लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट अप्लाई। लेकिन एक्सेप्शन के टाइम पे ये जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है, इट डज नॉट अप्लाई। मींस व्हाट? इट बिकम अ रॉन्ग। ठीक है, मींस व्हाट? डायरेक्ट रिलेशन में हाई प्राइस हाई सप्लाई, लो प्राइस लो सप्लाई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक्सेप्शन में जस्ट अपोजिट होगा। सो इन द केस ऑफ, इन द एक्सेप्शनल केस, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी and the supply of a commodity and price of a commodity show the inverse relationship. Supply of commodity and the price of a commodity show inverse relationship. Inverse relationship is higher is the price, lower is the quantity supply. Vice versa, means what? Lower is the price, higher is the quantity supply. Means what? Inverse relation. Both are moving in the opposite direction. If the price is high, supply is low. मतलब इस तरह से। So just law of supply में क्या होगा? If the price rise, supply also rise. If the price fall, supply also fall. It is called a direct relationship. ठीक है, but in the case of exception, what happen here? Here the opposite thing is happen. Miss supply के just opposite क्या होगा? Miss कैसा होगा? If the price rise, supply fall. If the price fall, supply rise. Miss like the demand के जैसा हो जाएगा। मतलब inverse relationship show करेगा। हाई प्राइस पे लो सप्लाई, लो प्राइस पे हाई सप्लाई, मीन्स एकदम अपोजिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। तो कैसे होता है अभी हम देखते हैं। देयर आर द मेनी एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई वेयर लॉ ऑफ सप्लाई विल नॉट बी वर्क। लॉ ऑफ सप्लाई के बहुत सारे एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? वर्क नहीं करता। सो स्टार्ट करते पहले एंटिसिपेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। एंटिसिपेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस मीन्स फ्यूचर के प्राइस के बारे में एक्सपेक्टेशन करना, अंदाजा लगाना। सपोज कोई सेलर है, उसको क्या होता है? फ्यूचर के प्राइस के बारे में एंटिसिपेट हो रहा है, मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या प्राइस घटेगा, उसके बारे में उसको एक्सपेक्टेशन हो रहा है। मतलब एक ऐसा अंदाजा लग रहा है सच में कि उसको लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट है उसके पास, उसका प्राइस शायद फ्यूचर में बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो दोनों टाइप के एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? इफ द सेलर, देखो क्या लिखा है? इफ द सेलर एंटिसिपेट द फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर राइज इन द प्राइस। व्हाट ही एंटिसिपेट? फ्यूचर राइज इन द प्राइस। अभी मैं सेलर है, मैं ऐसा एंटिसिपेट कर रहा हूँ मेरे पास जो प्रोडक्ट पड़ा है उसका फ्यूचर में प्राइस शायद बढ़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, ह्यूमन नेचर से। अगर मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि कल को ये जो गुड्स मैं बेचने के रखा है इसका प्राइस कल डबल होगा, तो मैं क्या करूंगा? बट ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा? सारा स्टॉक अपने पास जमा करके रख दूंगा, बेचूंगा नहीं मैं आज, मैं कल का वेट करूंगा। सो दे मे withhold द सप्लाई विद व्यू टू अर्न द मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो देखो यहाँ पे जब सेलर को ऐसा लगता है कि प्राइस फ्यूचर में राइज होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है, जो प्रोडक्ट अभी वो बेच रहा है, जिस प्राइस में अभी बेच रहा है उससे कल प्राइस डबल होगा, उससे ज्यादा प्राइस बढ़ने वाला है। सो व्हाट ही डू? ही जस्ट विथहोल्ड सप्लाई विद व्यू टू अर्न द मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो क्या करेगा? जितना सप्लाई वो अपने पास होल्ड कर लेगा, उसको मार्केट में गुड्स को सप्लाई नहीं करेगा, वो अपने पास जमा करके रखेगा, फ्यूचर में बेचेगा, जब क्या होगा? उसका प्राइस फर्दर राइज होगा। सो इवन देखो क्या हो गया, अभी देखो प्राइस राइज है तो भी क्या कर रहा है? सप्लाई नहीं कर रहा है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का वेट कर रहा है। फ्यूचर का प्राइस अभी तक बढ़ा नहीं है, सिर्फ उसने ऐसा एंटिसिपेट हुआ है फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है। तो फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, उसको ऐसा एंटिसिपेट होता है, फ्यूचर का वेट करेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तब वो क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो भले आज प्राइस हाई है तो भी सप्लाई नहीं करने वाला है। तो हाई प्राइस लो सप्लाई हो गया। देखो मैंने क्या बताया? एक्सेप्शन क्या होता है? हाई प्राइस लो सप्लाई। तो अभी देखो
करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन में क्या हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस हाई है तो भी क्या कर रहा है, वो सप्लाई नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर में और प्राइस के हाई होने का वेट कर रहा है टू अर्न द मोर प्रॉफिट. सो इवन इफ द प्राइस इज हाई, सेलर आर नॉट रेडी टू रिलीज द गुड्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ फर्दर राइज इन द प्राइस. देखो फ्यूचर में और प्राइस बढ़ेगा, उसकी कल्पना उसके मन में आ गई, तो इसलिए कह रहा फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, इसकी उसके मन में एक्सपेक्टेशन आ गई, कल्पना आ गई, उसको अंदाजा लग गया, तो क्या करेगा, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का वेट करेगा, भले अभी प्राइस ज्यादा हो गया. समझो कोई प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया है, 10 से आज 12 रुपया हो गया, 2 रुपए से प्राइस बढ़ गया, अभी भी बेचेगा तो प्रॉफिट है, लेकिन उसको कल को लग रहा है 15 रुपया होगा, कल उसका प्राइस 15 रुपया होने रहा है, तो आज भले 12 रुपया हो गया, 10 से 12 बढ़ गया है, तो भी कल को 15 रुपए का वेट करेगा, वो आज 12 रुपया बढ़ने के बाद भी परचेज. सो रियल कंडीशन क्या है, प्राइस राइज, तो प्राइस होगा तो सप्लाई भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए एज पर द लॉ. But in the case of exception, even price rise, supply may not be rise. It is a fall because he anticipate about the future change the price. So this future change in the price, anticipate of future change the price, become a expectation. समझ में? So it become exception. So expectation to the make the future profit. So that's why he should be withhold the whole the stock. So the exception. उसके बाद सेकंड पॉइंट है लेबर सप्लाई. सो लेबर सप्लाई क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्सेप्शन टू सप्लाई. तो लेबर सप्लाई है, जो लेबर का जो सप्लाई है, इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन. तो कैसे वो एक्सेप्शन होता है देखते हैं. तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, एक्सेप्शन में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई फॉल होगा, प्राइस फॉल होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, इनवर्स होगा. समझ में? जैसे लॉ में कैसा होता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा. तो यहाँ पे देखो अभी लेबर का प्राइस क्या होता है, वेजेस. लेबर का प्राइस क्या होता है, वेजेस होता है. ठीक है. सो देखो लेबर का प्राइस वेजेस होता है, तो यहाँ पे लेबर का वेजेस बढ़ने के बावजूद भी लेबर का सप्लाई बढ़ नहीं रहा है. तो कैसे अभी देखते हैं. वर्कर्स नॉर्मली प्रेफर द लीजर. लीजर मीन्स रेस्ट आफ्टर रीचिंग द सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज लेवल. देखो अभी कोई भी लेबर होता है, उसकी मिनिमम वांट एक्सपेक्टेशन होती है. अगर वो वांट एक्सपेक्टेशन मिल गए, समझो अभी मैं कहीं भी समझो कहीं जॉब पे सर्च करने जा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूँगा, इससे ज़्यादा पगार वाला जॉब मिले, इससे और अच्छा सैलरी का जॉब मिले, मैं हमेशा जॉब सर्च करते रहूँगा. फिर उसके बाद क्या होगा, एक समय आने के बाद मैं क्या करूँगा, भले हाई सैलरी हो जाए तो भी मैं क्या करूँगा, जॉब को छोड़ूंगा नहीं, दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगा. क्यों, मैं सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा. क्यों नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि कैसा है, आई प्रेफर द लीजर. क्योंकि मुझे लाइफ में रेस्ट भी करना होता है, आराम भी करना होता है, आफ्टर एक द सर्टेन लेवल ऑफ वेजेस. मतलब लाइफ का एंजॉय करना, लीजर मतलब एंजॉयमेंट करना, लाइफ को मतलब अपने पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना. सो देयरफॉर आफ्टर रीचिंग द दैट हाई लेवल ऑफ वेजेस, द लेबर सप्लाई विल बी डिक्लाइन. देखो हाई लेवल ऑफ वेजेस मिलने के बाद वो लेबर का सप्लाई क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा. इवन इफ देयर आर द ऑफर द मोर वेजेस, भले हम हाई वेजेस ऑफर करें सामने वाले को, तो भी उसका सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा. समझ में? तो कैसे देखते हैं उसको. देखो हाई प्राइस में लो सप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल. समझो मेरा टारगेट है, मुझे महीने में 1 लाख रुपया सैलरी मिलना चाहिए, तो 1 लाख सैलरी मिल रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 12 घंटा काम कर रहा हूँ. उसके बाद सामने अगर मुझे 1.5 लाख सैलरी देगा, मुझे बोलेगा 24 घंटा काम कर, तो मैं करने वाला नहीं है. भले वो सैलरी ज़्यादा दे रहा है तो भी मैं ज़्यादा हाथ वर्क नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपने को रेस्ट की जरूरत होती है. आई वॉन्ट अ लीजर इन द लाइफ. सो इवन इफ there are the offer more wages, supply of labor will not be increase, it get decline. So ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं. हाई लेबर्स, लो लेबर सप्लाई, हाई वेजेस मोर वेजेस होने के बाद भी लेबर सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, फॉल हो रहा है. तो देखो सो द सप्लाई ऑफ लेबर बिकम अ बैकवर्ड बेंडिंग. सो सप्लाई जो कर है ना लेबर का, वो बैकवर्ड बेंडिंग है. देखो यहाँ पे लीजर फेयर मतलब रेस्ट दिख रहा है इमेज. यहाँ पे क्या है, लीजर में शॉर्ट रेस्ट, आराम. ठीक है, लाइफ को एंजॉय करना, मीन्स दे आर द लीजर फ्रॉम द वर्क, काम से छुट्टी लेना, काम से रेस्ट लेना. सो द लेबर सप्लाई ऑफ लेबर बिकम अ बैकवर्ड बेंडिंग. जो सप्लाई कर रहे हैं लेबर का, वो बैकवर्ड बेंडिंग कर्व होता है. सप्लाई लेबर कर्व, एक्चुअली लेबर सप्लाई कैसा होता है, जो सप्लाई कर रहे है वो कैसा अपवर्ड स्लोप होता है. क्या होता है, अपवर्ड स्लोप. हाई प्राइस हाई सप्लाई, कल हमने देखा कि नहीं, सप्लाई कर क्या आता है, अपवर्ड स्लोप होता है, इंडिकेट द डायरेक्ट रिलेशन. हायर प्राइस हायर सप्लाई, दैट्स व्हाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, द सप्लाई कर इज अपवर्ड स्लोप. लेकिन यहाँ पे सप्लाई का अपवर्ड स्लोप होने के बाद फिर से क्या होता है, बैकवर्ड आ जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है. सो बैकवर्ड बेंडिंग इंडिकेटिंग दैट इनिशियली सप्लाई अब द लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेजेस. यहाँ पे क्या आता है, शुरुआत में सप्लाई ऑफ लेबर क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू वेजेस. जितना वेजेस बढ़ेगा उतना सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा. जैसे समझो अभी मैं 4 घंटा वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को 1000 रुपीज़ सैलरी मिल रहा है. अगर मुझे क्या होगा, और ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी तो मैं 4 के बदले 6 घंटा काम करूँगा. और एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी तो 6 से बदले मैं 8 घंटा काम करूँगा. और एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी तो मैं 8 के बदले 12 घंटा काम करूँगा. लेकिन अभी उसके बाद और एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, भले अभी मैं
ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, 12 घंटे के बाद एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज आई वॉन्ट अ रेस्ट, मुझे रेस्ट करना पड़ेगा। तो भले सैलरी बढ़ जाए तो मैं 14 घंटा काम नहीं करूंगा या 18 घंटा काम नहीं करूंगा, उसके बाद मेरा सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा। सो देखो इनिशियली क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, हायर द वेजेस, हायर द सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब जितना वेजेस बढ़ रहा है मैं 4 से 8 घंटा, 8 से 12 घंटा काम करने को रेडी हो जा रहा है। लेकिन उसके बाद एक 12 घंटे के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, भले सैलरी बढ़ रही है तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने को सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं काम करने को रेडी नहीं है। सो बट आफ्टर द पर्टिकुलर लिमिट, मतलब वो जो लिमिट होने के बाद, लिमिट ऑफ वेजेस, द सप्लाई ऑफ लेबर बिकम अ इनवर्सल इट द वेजेस। तो उसके बाद देखो अभी मेरा वेजेस और बढ़ा है, 12 घंटे के बाद मेरे को बोला 14 घंटा काम कर, तेरा वेजेस और बढ़ाता है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, भले वहाँ पे वर्क आवर्स बढ़ रहा है लेकिन मैं सप्लाई नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं वहाँ पे कह रहा है इनवर्स रिलेशन है, मतलब मेरा वेजेस बढ़ रहा है 14 घंटा काम करने का, लेकिन मेरा सप्लाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? सो देखो यहाँ पे उसको हम डायग्राम की तरफ एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सो लेट्स सी द डायग्राम एंड शेड्यूल। सो देखो यहाँ पे शेड्यूल दिख रहा है, ये जो शेड्यूल देखो यहाँ वेजेस रेट दिया है पर आवर्स, यहाँ पे वर्क आवर्स पर डे दिया है और टोटल वेजेस दिया है। तो देखो शुरुआत में उसको 100 रुपया वेजेस मिलता था, 100 रुपया 1 घंटे का, तो 5 घंटे काम करता 500 रुपया कमा रहा था दिन का, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो वेजेस 200 हो गया, 100 से 200 रुपया बढ़ गया, 100 से 200 रुपया वेजेस बढ़ गया। उसको बोला भाई तू 7 घंटा काम कर, कितना घंटा काम कर, 7 घंटा, तो कितना कमा रहा है, 1400, मतलब हायर लेवल ऑफ वेजेस उसको मिल गया। उसके बाद फिर उसका और वेज बढ़ा 300, लेकिन उसको बोला तो और 7 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा 300 के लिए, 300 वेजेस बढ़ गया। तो अभी भले वेजेस बढ़ गया है लेकिन उसका सप्लाई देखो पहले 7 था, अभी सप्लाई कितना हो गया, 6 हो गया, पहले की अपेक्षा सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया, मतलब वो कम काम कर रहा है। पहले 7 घंटा काम कर रहा है, अभी कम कर रहा है, क्योंकि अभी उसको 6 घंटा काम करके भी 14 से भी ज़्यादा मिलेगा। देखो अभी 300 रुपया सैलरी होगा ना पर आवर्स का, तो सैलरी अगर 300 रुपीज़ हो गया पर आवर्स का, तो अभी 1800 कमाएगा 6 घंटा काम करके भी, तो उसका हायर लेवल ऑफ वेजेस मिलने के बाद एक्स्ट्रा वेजेस मिल रहा है, तो लेबर सप्लाई क्या होगा, रुक जाएगा। समझ में? तो वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में दिखा है। सो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, this is the y-axis, this is the x-axis. In the x-axis we have taken the supply of the labor means hours. सप्लाई ऑफ लेबर किस में कर रहे हैं हम, आवर्स में, कितने घंटे काम कर रहा है उसके साथ सप्लाई, 2 घंटा 4 घंटा जितने घंटे काम कर रहा है उतना वो लेबर मतलब उसका वर्क होता है। और वेज रेट यहाँ पे दिया है, वेज रेट मतलब उसका सैलरी दिया है 100 200 300 पर आवर्स के हिसाब से दिया है, ठीक है। तो देखो अभी जब स्टार्टिंग में उसको 100 रुपीज़ सैलरी मिल रहा था तो कितना घंटा काम कर रहा था, 5 आवर्स कर रहा था पर आवर्स के हिसाब से, 5 आवर्स काम कर, और टोटल उसकी अर्निंग कितनी थी। सो देखो इन द अबो डायग्राम सप्लाई ऑफ द लेबर शोन द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस द वेज रेट इज एस1 जो दिख रहा है, ये जो लाइन ए से एस1 तक ये लेबर सप्लाई कर रहा है, रिप्रेजेंट द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर। इनिशियली व्हेन द वेज रेट इज 100 पर आवर्स, देखो शुरुआत में जब वेजेस रेट 100 पर आवर्स था, द आवर्स वर्क इज 5, लेबर कितने आवर्स वर्क करते 5, और उसको टोटल कितना कमा रहा था, 100 मल्टीप्लाई 5 क्या था, 500 कमा रहा था। तो देखो 100 में 500 वो अर्न कर रहा है, ठीक है। तो इतना मतलब 5 आवर्स वर्क कर रहा है, तो 100 से कितना कमा रहा है, 500 कमा है। तो व्हेन वेज रेट इज 100 इज वर्किंग फॉर 5 आवर्स। उसके बाद व्हेन द वेज रेट इन राइज फ्रॉम 100 to 200, अब वेज रेट क्या 100 से 200 हो गया, पहले 100 था अभी 200 हो गया, तो कितने आवर्स वर्क कर रहा है वो, 7 आवर्स। कितना आवर्स कर रहा है, 7। देख लो यहाँ पे पॉइंट ए पे आ गया, 7 आवर्स वो वर्क कर रहा है। तो लेबर सप्लाई क्या होगा, एस से ए पे इंक्रीज हो गया, और सप्लाई करेगा एस से ए पे अपवर्ड स्लोप हो रहा है, दिख रहा है ना, एस से लेके ए तक उसका स्लोप सप्लाई कर कैसा हो रहा है, देखो अपवर्ड हो रहा है, कैसा हो रहा है, अपवर्ड। सो देखो सो when the wage rate rise from 100 to 200, hours of work rise from 5 hours to the 7 hours, the total amount of wages rise from the 500 to 1400, total कितना 500 से 1400 कमा रहा है। At this point labor enjoy 1400 and work 7 hours, तो उसको कितना अर्निंग मिल रहा है, 1400 अर्निंग मिल रहा है 7 घंटे काम करके। इफ वेज रेट राइज, अभी वेज रेट क्या हो गया, राइज हो गया, पगार बढ़ गया उसका 300 हो गया, हाँ 200 to 300 हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस में राइज, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस ऑल्सो भी राइज, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। बट लेबर विल प्रेफर द लीजर टाइम, अब इस टाइम पे क्या है, भले उसका टोटल वेजेस 1800 हो गया, लेकिन अभी क्या करना है, वो कम काम करेगा, टोटल भी बढ़ेगा। जैसे अभी 7 घंटा 2100 होगा, लेकिन अब वो 7 घंटा काम नहीं कर रहा, उससे कम कर रहा है, क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो चुकी है, पहले 7 आवर्स वर्क करके उसकी जरूरतें पूरी हो रही है। तो अभी 300 में 7 घंटे काम करा तो भी 2100 कमाएगा, तो 6 घंटे काम करेगा, अभी कितना काम करेगा, 6 आवर्स वर्क कर रहा है। सो दस यहाँ लिखा है, सो 300 टोटल वेजेस में राइजेस, बट लेबर विल बी प्रेफर द लीजर टाइम, लीजर टाइम मतलब लीजर टाइम फ्रॉम द वर्क एंड डिनाई टू वर्क फ्रॉम द एक्स्ट्रा आवर्स।
लीजर टाइम, उसको क्या चाहिए, खुद के लिए पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए टाइम चाहिए। सो लीजर के लिए उसको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। एंड डिनाई मतलब रोकेगा अपने आप को, टू वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, तो एक्स्ट्रा काम जो कर रहा था 5 के बदले 7 घंटा काम करता, अभी वो 1 घंटा कम करेगा, क्योंकि उसकी जो जरूरतें हो रही है वो 1800 रुपये कमा रहा है ना 6 घंटे में, पहले 7 घंटे काम करे 14 घंटा, अभी 6 घंटे में 1800 कमा रहा है, तो सप्लाई कम होगा, भले वेज बढ़ गया लेकिन सप्लाई क्या होगा उसका, कम हो जाएगा। देखो पहला वेज रेट कम था तो उसको क्या मिल रहा था, पहले वेज रेट कम था, 7 घंटे काम के 1400 मिल रहा था, अब वेज रेट 1300 रुपया हो गया, तो 7 घंटे के बदले 6 घंटा काम करे तो भी 1400 से भी ज्यादा कमाएगा। देखो पहले 1400 कमा रहा था, अभी 1800 कमा रहा है 6 घंटे में, तो इसका मतलब कम घंटे में ज्यादा कमा लेगा वो, ठीक है, उसकी अर्निंग ज्यादा होगी, तो उसका जो सप्लाई क्या होगा, कम हो गया ना। देखो पहले 7 आवर्स वर्क करता है, अभी 6 आवर्स वर्क कर रहा है, तो अभी जो सप्लाई है ना पॉइंट ए से S1 पे, ए से S1 पे पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग हो जाए, दस द रेडी टू वर्क फॉर 6 आवर्स एट द पॉइंट ए सप्लाई कर ऑफ लेबर बैंड बैकवर्ड, ए पॉइंट से क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, बैकवर्ड बैंड हो जाएगा, सो दैट हायर इज द प्राइस वेजेस, हायर प्राइस इज अ वेजेस, प्राइस मीन्स और वेजेस एंड सप्लाई मीन्स वर्क आवर्स फॉल, ठीक है, हाई वेजेस पे वर्क आवर्स क्या होगा, फॉल हो गया, मतलब 6 घंटे 7 घंटे के बदले में कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटा, विच बिकम द एक्सेप्शनल लॉ। मतलब क्या दिख रहा है, हाई प्राइस, देखो प्राइस 200 से 300 हो गया लेकिन सप्लाई 7 से 6 हो गया, मतलब हाई प्राइस पे सप्लाई कम हो गया। प्राइस देखो पहले 1400 मिल रहा 200 मिल रहा था तो 7 घंटे काम कर रहा था, ठीक है, मतलब लो प्राइस हाई सप्लाई, यहाँ पे हाई प्राइस लो सप्लाई, समझ में ना। देखो 300 पे 200 पे 7 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कितना है 7 है, लेकिन यहाँ पे वेजेस बढ़ गया है प्राइस बढ़ गया है लेकिन 6 घंटे काम कर रहा है, सो हाई प्राइस लो सप्लाई, लो प्राइस हाई सप्लाई, तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना, सो इट इज अ एक्सेप्शन, सो इट बिकम द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ अ सप्लाई, समझ में। उसका थर्ड है नीड फॉर द अर्जेंट फंड। अभी देखो कोई भी सेलर है, अभी मैं भी सेलर है, तो क्या होगा अगर मुझे अर्जेंट फंड की जरूरत पड़े, समझो आपके पास कोई चीज है, आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़े, आप लो प्राइस में भी उसको बेच दोगे, सो अर्जेंसी इंपॉर्टेंट होता है, फंड की अर्जेंसी सो देखो यहाँ लिखा बिजनेसमैन मे फेस द अर्जेंट नीड फॉर द फंड। अभी बिजनेसमैन कभी कभी क्या होता है उसको अर्जेंट फंड की जरूरत है, एज सच ही मे सेल आउट द मोर गुड्स एट अ लोअर प्राइस, तो एक्सेप्शन हुआ अर्जेंट, अर्जेंट नीड ऑफ द फंड इट्स अ एक्सेप्शन, तो हाई प्राइस पे लो सप्लाई कर रहा है, देखो लो प्राइस पे हाई सप्लाई कर रहा है, सो एज अ सच मे सेल आउट द मोर गुड्स एट अ लोअर प्राइस, लो प्राइस पे हाई सप्लाई कर रहा है, सो लोअर प्राइस हायर इज द सप्लाई, मोर गुड्स सप्लाई कर रहा है, दिस इज द एक्सेप्शनल लॉ ऑफ अ सप्लाई। सो नीड ऑफ द अर्जेंट फंड, हाँ नीड ऑफ अर्जेंट फंड क्या हो रहा है, देखो 60% 70% इवन 80% तक डिस्काउंट देके क्या कर रहा है वो सेल कर रहा है, क्यों लो प्राइस कर रहा है, देखो यहाँ पे 60% कम है, यहाँ पे 70% कम है, 80% तक कम कर दिया उसने, क्यों, लो प्राइस पे हाई सर, क्योंकि बिकॉज ही नीड ऑफ द अर्जेंट फंड, समझ में, तो एक्सेप्शन हुआ कि नहीं, लो प्राइस हाई सप्लाई, ठीक है। उसके बाद देखो चेंज इन द फैशन, अभी फैशन चेंज हो गया, देखो दिख रहा है 1970 का फैशन है और 2017 का है, 100 साल के बाद का कंडीशन देखो ऐसा है, ठीक है। तो अभी जो न्यू फैशन है, ठीक है, अगर न्यू फैशन का गुड्स है, अभी समझो मार्केट में कोई नया फैशन का गुड्स है, समझ में, अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो भी क्या करते हैं हम ज़्यादा खरीदते, लेकिन ओल्ड फैशन का प्राइस कम हो जाएगा तो भी क्या करते हैं हम सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि लोग डिमांड नहीं करते, तो हो गया एक्सेप्शन हो गया कि नहीं। इफ सम गुड्स बिकम द आउट ऑफ फैशन द सेलर में सच सेल सच अ गुड्स एट अ थ्रू अवे प्राइस, मतलब थ्रू अवे प्राइस, अब ये जो गुड्स है ना ओल्ड हो गया तो उसको थ्रू अवे प्राइस पे, क्योंकि दोबारा कोई खरीदना नहीं, अगर ज़्यादा दिन और रखूंगा और ओल्ड हो जाएगा, और ओल्ड हो जाएगा तो और मार्केट में डिमांड कम होगा, तो इवन अभी मैं क्या करूंगा फ्यूचर में और प्राइस कम होने की वजह से आज ही मैं कम प्राइस पे उसको निकाल देता हूँ, सो क्लियर ऑफ द दिस गुड्स, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। देखो ओल्ड न्यू फैशन का गुड्स है, हाई प्राइस पे भी हाई सप्लाई हो रहा है, तो ये बराबर लॉ ऑफ अप्लाई अप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे लो प्राइस पे भी हाई सप्लाई कर रहे हैं, प्राइस लो करके सप्लाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड फैशन का गुड्स है, ओल्ड फैशन के गुड्स का हम क्या कर रहे हैं सेल बढ़ाने के लिए प्राइस लो कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा मार्केट में बिके, समझ में, लो प्राइस करके हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करें, लो प्राइस हाई सप्लाई। सो इफ द फैशन चेंज इन द केस ऑफ ओल्ड फैशन आउटडेटेड फैशन, सो सेलर कैन बी सेल द गुड्स एट अ लोअर प्राइस, हायर क्वांटिटी एट अ लोअर प्राइस टू क्लियर ऑफ दिस गुड्स, इस गुड्स को क्लियर करने के लिए वो बड़ा से बड़ा डिस्काउंट देके उसको सेल ऑफ करेगा, तो लो प्राइस पे हाई सप्लाई कर रहा है, किस कौन से गुड्स का, आउटडेटेड फैशन, इफ द प्रोडक्ट बिकम द आउटडेटेड फैशन, ठीक है, आउट ऑफ फैशन इज अ एक्सेप्शन। उसका फिफ्थ पॉइंट पेरिशेबल गुड्स, अभी देखो पेरिशेबल गुड्स ऐसे गुड्स है जिसका कोई स्टॉक नहीं कर सकते, जितना स्टॉक है उतना ही सप्लाई कर, स्टार्टिंग में देखो मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में पढ़ाया था, इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सप्लाई एंड द स्टॉक बोथ आर बिकम इक्वल,
मतलब जितना आपका स्टॉक है उतना हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम उसको ज़्यादा वेट नहीं करते। पेरिशेबल गुड्स ऐसे होते हैं जिसका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, दिख रहा है ये सब पेरिशेबल गुड्स है। एग हो गया, ठीक है, इधर दिख रहा है वेजिटेबल्स हो गए, ये सब जो गुड्स है दिस आर द पेरिशेबल गुड्स। वी कैन नॉट बी कीप इट फॉर द लॉन्गर पीरियड्स, इसको लंबे समय तक हम रख नहीं सकते। सो सेलर हैव टू डिस्पोज ऑफ द पेरिशेबल गुड्स लाइक द मीट, फिश, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा इवन इफ द प्राइस फॉल। भले प्राइस फॉल हो जाए तो भी क्या होगा, उसको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वेट नहीं कर पाएगा। और अगर और वेट करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में और प्राइस फॉल हो जाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी रस्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी उसकी क्वालिटी, समझ में। सो दैट्स वाई पेरिशेबल गुड्स कैन नॉट बी वेट फॉर द फर्दर राइज इन द प्राइस। इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स वी कैन नॉट बी वेट फॉर फर्दर राइज इन प्राइस, वी कैन बी सेल इट एट अ लोअर प्राइस एज अ पासेस ऑफ टाइम। जैसे टाइम निकलते जाएगा और प्राइस कम करके उसको बेच। जैसे फिश वाली देखो, फिश बेचने को आया, फिश बेचने को आया तो स्टार्टिंग में क्या होगा, उसका प्राइस हाई होगा। जैसे लेकिन फिश का दुकान बंद करने का टाइम है, अगर उसके पास बहुत सारी फिश की बचे तो लो प्राइस में भी उसको बेच डालेगा। क्यों, कल अगर उसको देखेगा तो खराब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। सो दे कैन नॉट बी वेट फॉर द लॉन्गर टाइम फॉर द प्राइस राइज, मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने का वेट नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट अप्लीकेबल। सो व्हाट हैपन, एट द हायर प्राइस एज अ लोअर प्राइस मोर क्वांटिटी सप्लाई। पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है, लो प्राइस करके भी हम हाई क्वांटिटी सप्लाई करते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट बी वेट फॉर द फर्दर राइज इन द प्राइस। हाई प्राइस पे हाई सप्लाई करने का वेट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सेप्शन। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ रिसेशन। अभी देखो ये बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन सिचुएशन, हमेशा उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उसको बिजनेस साइकिल बोलते हैं या इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। तो उसमें हमेशा उतार चढ़ाव, हाँ, अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ पे बिजनेस साइकिल में ये जो टॉप का पॉइंट है पीक पॉइंट है, मतलब हाई सेल, हाई प्रॉफिट, हाई इनकम। अभी जो नीचे का जो पॉइंट है वो रिसेशन। देखो अभी अपने कंट्री में कोरोना वायरस की वजह से रिसेशन ही चालू है, मतलब सब ग्रोथ रेट डाउन हो रहा है, ठीक है। अभी हम कौन से टाइम में, रिसेशन के टाइम पे, समझा। सो ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड सेलर कैन बी सेल द गुड्स एट अ लोअर पॉसिबल प्राइस, लो प्राइस में बेच देता है, क्योंकि उसके पास कोई खरीदार नहीं होते हैं। ये बहुत ही टफ टाइम होता है। फिर उसके बाद रिकवरी करना चाहते हैं, फिर से पीक होता है, फिर रिसेशन, ये हमेशा चलते रहता है। इट इज अ साइकिल, दैट्स व्हाई इट इज अ साइकिल, क्योंकि वो हमेशा जो पीरियड स्टेब्लिश नहीं होते, हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। कभी रिसेशन, कभी ग्रोथ, कभी पीक, कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी रिकवरी, मतलब दिस गोज ऑन सिचुएशन, हमेशा चलते रहते हैं, इसको साइकिल बोलते हैं। सो ड्यूरिंग रिसेशन पीरियड द सेलर आर फोर्स टू सेल द गुड्स एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि रिसेशन बहुत ही टफ टाइम है, तो ऐसे टाइम पे वो लो प्राइस पे गुड्स को सेल कर देगा। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग द रिसेशन द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल इज वेरी लो। अभी रिसेशन के टाइम पे लोगों का परचेसिंग पावर बहुत ही लो होता है। देखो अभी कोरोना वायरस की वजह से रिसेशन चल रहा है कि नहीं, तो आपकी परचेसिंग पावर है क्या, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, उनके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं तो परचेसिंग पावर लो है, तो क्या करता है, कोई खरीदार नहीं है, इसलिए क्या होता है, सेलर लो प्राइस पे उसको बेच देता है, समझ में, लो प्राइस पे गुड्स को बेच देता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एट अ लो प्राइस हाई सप्लाई। तो हुआ कि नहीं इनवर्स रिलेशन, लो प्राइस हाई सप्लाई, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन हुआ। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या, एक्सेप्शन, और डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या, लॉ ऑफ सप्लाई। उसका सेविंग, लास्ट पॉइंट है सेविंग। सेविंग मतलब क्या, बचत। देखो हम क्या करते हैं, सेविंग करते हैं, पैसा कहते हैं अपनी जो इनकम का जो पैसा हम क्या कहते हैं सेविंग करते हैं, कुछ इनकम कमाने के लिए। पैसे से इनकम कमाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसे को बैंक में सेव करते हैं, ताकि बैंक में हमको अच्छा इंटरेस्ट मिले। सो नॉर्मली व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज सेविंग इंक्रीजेस। देखो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में बढ़ेगा था, सेविंग बढ़ेगा। अभी बैंक वाले देखो आप ज़्यादा सेविंग करो करके हमेशा क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। हर एक बैंक में कंपटीशन होता है, हर एक बैंक बोलता है मैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, आप मेरे पास सेविंग करो। तो जितने बैंक के पास जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वहाँ पे आप ज़्यादा सेविंग करोगे। बट सम पीपल वांट टू हैव द फिक्स रेगुलर इनकम बाय द इंटरेस्ट, सो दे मे सेव द लेस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन टाइम है, एक्सेप्शनल केस ऐसा है कि जहाँ पे कुछ ऐसे पीपल जिसकी टेंडेंसी ऐसी है कि वो फिक्स इनकम कमाना चाहते हैं। सेविंग से क्या कमाना चाहते हैं, फिक्स इनकम कमाना, दे वांट टू द अर्न द फिक्स इनकम आउट ऑफ द सेविंग। जैसे समझो अभी मैं सिर्फ फिक्स इनकम कमाना चाहता हूँ, 200 रुपीज़ कमाना चाहता हूँ, बस मुझे फिक्स 200 ही कमाना। दिख रहा है यहाँ पे 200 अर्निंग 200, मुझे दोनों बार 200 ही अर्निंग कमाना है, भले इंटरेस्ट बढ़े या कम हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, दे में सेव द लेस, उस टाइम पे लेस सेव करके इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज, 200 कमाने पहला जब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, सपोज पर्सन वांट टू अर्न द 200 इंटरेस्ट। जैसे एक पर्सन है उसको 200 रुपये से भी इंटरेस्ट कमाना है, ठीक है, उससे ज़्यादा कमाना नहीं चाहता। सो देन ही सेव द 5000 व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%। देखो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था तो कितना सेविंग करना पड़ेगा उसको, 5000 का 4% कितना आता है, 200 रुपया होता है। अभी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%।
बढ़ गया कि नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब प्राइस है, मनी का प्राइस क्या है, इंटरेस्ट है। तो 5% प्राइस बढ़ गया मनी का, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, सेविंग कम कर रहे हैं 4,000, क्योंकि मुझे 200 रुपये कमाना है। 4,000 का 5% कितना आएगा, 200। सो क्या हो रहा है देखो, हाई प्राइस, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लो सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि उसको कमाना 200 रुपया, 200 कमाने के 5,000 सेविंग, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरेस्ट बढ़ जाए तो कम सेविंग करेगा, क्योंकि उसको कमाना 200 है। तो 4,000 का 5% 200 आएगा, और 5,000 का 4% 200 रुपया। तो यहाँ पे देखो, हाई प्राइस लो इनकम, लो सेविंग, लो प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लो हाई सेविंग, मतलब प्राइस लो है, सेविंग हाई है। तो सप्लाई ऑफ मनी मतलब क्या, सेविंग है। यहाँ पे देखो प्राइस हाई है लेकिन सप्लाई क्या, कम है। तो यहाँ पे क्या, इनवर्स, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं। सो दिस इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, व्हेन देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप इट इज अ एक्सेप्शन। समझ में? सो कंक्लूजन क्या हो गया, इन द केस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई there is a direct relation with the price and supply, but in the case of exception there is a inverse relation with the price and supply। प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स, हाई प्राइस लो सप्लाई, लो प्राइस हाई सप्लाई। समझ में? सो दिस इज अ एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। टुडे आई हैव फिनिश्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स।